अस्सलाम वालेकुम पुरसरार उम्र जी हाँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पहले नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत कहानियों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। तो चलिए फिर इस कहानी का आगाज करते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उमरू धमाके की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से उछलकर पीछे हट गया। खौफ भरी नजरों से उस तरफ देखने लगा जहां पर धमाका हुआ था। धमाका बिल्कुल उसके सामने कुछ फासले पर हुआ। जिस जगह धमाका हुआ था अब वहां सब्ज रंग का गहरा सा धुआं फैल गया था। सब्ज धुआं जमीन से मरगोले की शक्ल में ऊपर उठ रहा था। फिर हंसी बुलंदी पर पहुंचकर अचानक धुएं ने एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। उम्र यार हैरत से आंखें फाड़े इस सब्ज धुएं को देखे जा रहा था, जिसने एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उसमें जैसे इंसानी जिस्म नुमाया होना शुरू हुआ। ये जिस्म किसी औरत का था। थोड़ी ही देर में धुएं ने एक बदशक्ल और खौफनाक बुढ़िया का रूप धार लिया। इस बुढ़िया का चेहरा लंबूतरा था। उसका जिस्म, लिबास, सर के बाल सब्ज रंग में डूबे हुए थे। अलबत्ता उसके होंठ सुर्ख थे। ऐसी ही सुर्खी उसकी आंखों में भी नजर आ रही थी। बुढ़िया के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और उसकी दो चोटियां आगे की तरफ लटक रही थी। धुएं में वो सिर्फ पेट तक नुमाया नजर आ रही थी, जबकि उसका निचला धड़ धुएं का ही था। उसके हाथों की उंगलियां बेहद बड़ी बड़ी और उंगलियों के नाखून भी बेहद लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। वो उमरू के सामने जैसे हवा में मोलक थी, उसे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रही थी। उमरू सुबह की सैर करने दरिया के किनारे आया था और अकेला बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में घूमता फिर रहा था कि अचानक उसके सामने धमाका हुआ और धमाके की जगह से सब्ज धुआं बुलंद होना शुरू हुआ। फिर उस धुएं ने इस खौफनाक बुढ़िया का रूप इख्तियार कर लिया। कौन हो तुम? उमरू यार ने बुढ़िया की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा और बुढ़िया का मुंह खुला। फिर वहां उसके तेज और मकरू कहके गूंज उठे। उसके कहकों की आवाज इस कदर तेज और मकरू थी कि उमरू ने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिए, जैसे वो उसका मकरू कहका न सुनना चाहता हो। बंद करो अपनी ये मनहूस हंसी। मैं पूछ रहा हूँ, हो कौन तुम और यहाँ क्यों आई हो? उम्र ने चीख कर कहा। मैं सब्ज जादूगरनियों की मलका हूँ उम्र। मेरा नाम कशमारा है। कशमारा जादूगरनी, मगर सब मुझे सब्ज मलका के नाम से जानते हैं। बुढ़िया ने चीखती आवाज में कहा। उसकी आवाज इस कदर चीख रही थी कि उम्र के कानों पर हाथ रखने के बावजूद उसकी आवाज सुई की तरह उसे चुभती हुई महसूस हो रही थी। खुदा की पनाह, आहिस्ता चीखो। तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी हंसी से भी ज्यादा तेज और सुइयों की तरह चुभने वाली है। मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ, बुढ़िया ने कहा और उमरू ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसने कानों पर और ज्यादा दबाव डाला, मगर इसके बावजूद बुढ़िया जो खुद को सब्ज मलका कह रही है, उसकी आवाज उसे चुभ रही थी। यहाँ क्यों आई हो और मुझे कैसे जानती हो? क्या चाहती हो मुझसे? कानों से हाथ हटाओ, फिर बताती हूँ। नहीं, तुम्हारी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ देगी। ऐसे ही बताओ, मैं सुन रहा हूँ, उम्र ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा तो सुनो, मेरा नाम कशमारा है, सब जादूगरनियों की मलका यानी सब्ज मलका। सुन चुका हूँ तुम सब जादूगरनियों की मलका हो और तुम्हारा नाम कशमारा जादूगरनी है। तुम सब्ज मलका कहलाती हो, मगर यहाँ क्यों आई हो? उम्र ने इसी तरह मुंह बनाकर कहा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, तो फिर किसकी मर्जी से आई हो? किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? मुझे तुम्हारे पास शहजादी नील रंग ने भेजा है। नील रंग क्या मतलब? क्या शहजादी नीले रंग की है? जिस तरह तुम सब्ज हो, क्या शहजादी भी ऐसी ही है? उमरू ने हैरान होकर कहा तो सब्ज मलका एक बार फिर हंस पड़ी। उसकी तेज हंसी उमरू के कानों में घुसने लगी। नहीं, उसका नाम नील रंग है। क्यों भेजा है उसने तुम्हें और वो कहाँ की शहजादी है? क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो मेरी बेटी नहीं, वो मुल्क सीस्तान की शहजादी है। सीस्तान की शहजादी? ओह,
तुम नीली आंखों वाली शहजादी नील रंग की बात कर रही हो? उमरू ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, जैसे वो सिस्तान की शहजादी को जानता हो। हाँ, मैं उसी शहजादी नील रंग की ही बात कर रही हूँ। ओह, मगर वो तो बेहद नेक शहजादी है। उसका तुम जैसी बदसूरत जादूगरनी से क्या काम? उमरू ने हैरान होकर कहा, शहजादी नील रंग उस सिस्तान में नहीं है उम्र यार। इस बार मलका ने मुंह बनाकर कहा, फिर कहाँ है वो? वो मेरे कब्जे में है, मेरी सब्ज दुनिया में, सब्ज मलका ने कहा। तो उसकी बात सुनकर उम्र यार एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हारे कब्जे में? क्या तुमने उसे सिस्तान से अगवा किया है? उम्र को एकदम गुस्सा आ गया। हाँ, मैंने उसे अगवा किया, अब वो मेरी कैद में है। मैंने उसे जिंदान में बंद कर रखा है। शहजादी नील रंग तुम्हारी कैद में है और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मेरे पास शहजादी ने भेजा। आखिर कहना क्या चाहती हो? उमरू अय्यार ने हैरान होते हुए पूछा। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे गौर से सुनो। मेरा एक बेटा है, शहजादा जागल। उसने एक रोज शहजादी नील रंग को देख लिया, उसे पसंद करने लगा। उसने मुझे आकर बताया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। मुझे शहजादा जागल की बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो उसे कोई लड़की तो पसंद आई, क्योंकि मैं उसे कब से कह रही थी शादी करने का, मगर उसे कोई लड़की ही पसंद ना आती थी। जब उसने मुझे शहजादी नील रंग के बारे में बताया तो मैं फौरन शहजादी नील रंग के मुल्क पहुंच गई। मैंने जादू के जोर से उसके शाही कमरे तक रसाई हासिल की। फिर मैंने शहजादी को जादू के जोर से गायब किया, उसे लेकर अपनी सब्ज दुनिया पहुंच गई। शहजादी बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे समझाना चाहा, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। मैंने उसे अपने बेटे से शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मैंने और मेरे बेटे ने उसे डराना धमकाना शुरू किया, जिससे वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। मगर इसके बावजूद उसने शादी के लिए हामी ना भरी। हमारे लिए ये मजबूरी है कि हम उससे ज़बरदस्ती शहजादी से शादी नहीं कर सकते। जादूगरों के असूल के तहत अगर हम किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जो जादू ना जानता हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद शादी के लिए रजामंद हो। उसकी रजामंदी के बगैर ना कोई जादूगर शादी कर सकता है और ना ही कोई जादूगरनी। शा शहजादी के मुसलसल मना करने पर मुझे उसे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे जिंदान में डाल दिया। जिंदान में 2-3 रोज भूखा प्यासा रखकर जब मैं उसके पास गई तो नकाहत से उसका बुरा हाल था। उसका रंग जर्द हो रहा था और उसके हलक से आवाज तक ना निकल रही थी। मेरा ख्याल था कि उसे अपनी जिद अब छोड़ देगी। अब जब मैं उससे अपने बेटे की शादी की बात करूंगी तो वो इनकार हरगिज ना करेगी। फिर वही हुआ, उसने शादी से इनकार तो नहीं किया, मगर उसने ये कहा कि वो इस सूरत में शादी की हामी भरेगी जब मैं उमरू को उसके सामने लाऊंगी। उसने बिलाशुबा तुम्हारा नाम लिया, उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया। तो मुझे कहाँ मिलोगे? फिर भी मैंने जादुई आईने में देखा तो तुम यहाँ दरिया के किनारे नजर आए। मैं फौरन यहाँ पहुँच गई। सब जादूगरनी ये कहकर खामोश हो गई। उम्र यार को अब समझ में आ गया था ये माजरा क्या है। उसने सिस्तान की शहजादी नील रंग को इसलिए अगवा किया कि उसका बेटा जागुल जादूगर उससे पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, जबकि शहजादी नील रंग भला किसी बदसूरत जादूगर से कैसे शादी कर सकती थी। सब्ज मलका और उसके बेटे ने शहजादी नील रंग को तरह तरह की अजियतें दी, उसे भूखा प्यासा रखा। फिर आखिरकार शहजादी को एक तरकीब सूझी गई। उसने कहा कि वो उमरू के सामने शादी की हामी भरेगी, इसलिए सब्ज मलका उमरू को लेने उसके पास आ गई थी। उमरू ने शहजादी को देखा तो ना था, मगर उसे मालूम था शहजादी नीलम बेहद हसीन, नेक और इंतहाई दीनदार लड़की थी। दीनदार लड़की किसी शैतान के पैरोकार से भला कैसे शादी कर सकती थी? उसने यकीनन उमरू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, इसीलिए उसने जानबूझकर सब्ज मलका के सामने उमरू का नाम लिया होगा। उमरू को दिल ही दिल में शहजादी नील रंग जैसी नेक और दीनदार लड़की से हमदर्दी हो गई। वो समझ गया कि वो दरबदर शहजादी नील रंग उससे मदद हासिल करना चाहती है, ताकि
وہ آئے اور ان شیطان جادوگروں کی دنیا سے اسے نکال کر لے جائے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، امرو نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہارے سامنے شہزادی نیل رنگ میرے بیٹے سے شادی کی حامی بنے گی اور میری برسوں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کیا تم میرے ساتھ سبز دنیا چلو گی؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ اپنی سبز دنیا لے جاؤ گی؟ امرو عیار نے پوچھا۔ ہاں شہزادی نیل رنگ تو وہی ہے نا، اگر میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کروں تو تم ایسا نہیں کر سکتے امرو عیار، سبز ملکہ نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہوں، میں تمہیں ایک لمحے میں یہاں سے غائب کر کے لے جا سکتی ہوں۔ او ہاں، یہ تو ہے۔ ارے یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ امرو عیار نے پہلے عام انداز میں پھر یکلک بری طرح سے چونک کر کہا۔ اس کی بات سن کر سبز ملکہ نے فوراً سر گھما کر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سبز ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس امرو کی طرف مڑی۔ پھر وہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ امرو وہاں پر موجود نہ تھا۔ اس نے سبز ملکہ کی توجہ دوسری طرف کر کے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا تھا۔ یہ امرو عیار کہاں غائب ہو گیا؟ سبز ملکہ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ امرو اس کے سامنے موجود تھا مگر وہ اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سرخ رنگ کی ایک گیند نکالی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی نظریں بدستور سبز ملکہ پر جمی تھی جو حیرت بھری نظروں سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ امرو، کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، تم مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امرو سامنے آؤ، سبز ملکہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اسی لمحے امرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ گیند پوری قوت سے اسے کھینچ ماری۔ ایک سرخ شعلہ سا سبز ملکہ نے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شعلہ اس تک پہنچتا، اچانک سبز ملکہ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی روشنیاں نکل کر اس گیند پر پڑیں۔ یکلخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گیند پھٹ گئی۔ گیند کے پھٹتے ہی وہاں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہو گیا، مگر یہ الاؤ صرف چند لمحوں کے لیے ہی روشن ہوا، پھر آگ ختم ہو گئی اور اپنا وار اس طرح حال لے جاتا دیکھ کر امرو حیران رہ گیا۔ سبز ملکہ اس کی توقع سے زیادہ چالاک تھی۔ اچھا، تو اب تم چھپ کر مجھ پر وار کر رہے ہو امرو، سبز ملکہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی تیز آواز سنتے ہی امرو نے بے اختیار کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی۔ سبز ملکہ چند لمحے گسیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنا ایک ہاتھ بجلی سامنے کیا اور زور سے جھٹک دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور امرو کے پیچھے آگ کا لاؤ روشن ہو گیا۔ امرو نے بکلا کر پیچھے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آگ کا الاؤ تیزی سے ایک دائرے کی شکل میں پھیلتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ وہاں ایک بہت بڑا دائرہ بنا گئی۔ امرو اور سبز ملکہ اس دائرے کے اندر تھے۔ آگ کے شعلے کھجوروں کے درختوں سے بھی زیادہ بلند تھے۔ میں جانتی ہوں امرو عیار، تم یہیں پر میرے سامنے ہو، میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتی مگر تمہارے پسینے کی بو صاف محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے تم آگ کے اس حصار میں موجود ہو۔ اب تم کچھ بھی کر لو، تم اس حصار سے باہر نہیں جا سکتے، ملکہ نے اپنے مخصوص مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ آگ کے دائرے میں خود کو دیکھ کر امرو واقعی پریشان ہو گیا۔ سبز ملکہ بار بار اس کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی مگر وہ خاموش تھا۔ کچھ سوچ کر امرو نے زنبیل سے کمان اور ایک تیر نکالا، تیر کمان پر چڑھا لیا۔ سبز ملکہ بڑی بڑی سرخ اور خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امرو نے اس کی ایک آنکھ کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر تیزی سے نکل کر بجلی کی تیزی سے سبز ملکہ کی جانب بڑھا مگر اس سے پہلے کہ تیر سبز ملکہ کی آنکھ میں لگتا اچانک جھماکا ہوا، وہاں ایک چیل نما بڑا سا پرندہ نمودار ہوا۔ اس نے آن واحد میں تیر کو فضا میں جھپٹا اور اسے لیے ہوئے تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پرندے کو اس طرح نمودار ہوتے اور اسے تیر پر جھپٹتا دیکھ کر امرو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے امرو، میں سبز ملکہ ہوں،
सब जादूगरनियों की ताकतवर मलका, तुम्हारा कोई हरबा मुझ पर कारगर न होगा, बल्कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे में आग में जिंदा जला सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से तुम्हें जिंदा ले जाना है, क्योंकि शहजादी नीलरंग तुम्हारे साथ आने पर ही शहजादे जागल से शादी की हामी भरेगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को मेरे सामने जाहिर कर दो, वरना मुझ में इतनी ताकतें हैं कि तुम मेरे सामने जाहिर होने पर मजबूर होगे। सब्ज मलका कहती चली गई, मगर उमरू अभी खामोश था। उसने सब्ज मलका पर हमला करने के लिए जंबील से जाले इलियासी निकाला। वो जानता था सब्ज मलका कितनी भी बड़ी जादूगरनी क्यों ना हो, वो जाले इलियासी से न बच सकेगी। उसने जाले इलियासी का सिरा पकड़ा, उसे पूरी कुव्वत से सब्ज मलका की तरफ उछाल दिया। जाले इलियासी उसके हाथों से निकलकर फिजा में फैला, अचानक सब्ज मलका पर जा गिरा, मगर ये देखकर उमरू एक बार फिर साकित रह गया। जाले इलियासी सब्ज मलका पर गिरा जरूर था, मगर वो इसके ऊपर से होता हुआ नीचे जा गिरा। सब्ज मलका इस जाल में कैद ना हुई, बल्कि वो धुएं की सूरत में जाल से बाहर निकल गई। उमरू को अब अपना सांस सीने में अटकता महसूस होने लगा, क्योंकि सब्ज मलका का जाले इलियासी में कैद ना होना इसके लिए वाकई अनहोनी सी बात थी। जाले इलियासी में वो जादूगरों और जादूगरनियों के साथ साथ जिन्नों देवों को भी कैद करता आया था। यही नहीं, इस जाले इलियासी में वो बदरूहों को भी कैद कर चुका था, जो अमूमन धुएं जैसी शक्ल में ही होती थी, मगर सब्ज मलका इस जाल में नहीं फंसी थी। जाल जैसे ही जमीन पर गिरा, यकलक गायब हुआ और फौरन उमरू की जंबीर में वापस आ गया। लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब तुम्हें अपने सामने लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, सब्ज मलका ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे ज़ाई की तेज आवाज के साथ वो तेजी से फिजा में उठती चली गई। कुछ बुलंदी पर जाकर वो फिजा में मुअल्लक हो गई। उसकी नजरें आग के दायरे पर जमी थी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सामने खुद को जाहिर कर दो उमरो यार, वरना आग का ये दायरा सुगड़ना शुरू हो जाएगा, और अगर इस आग में तुम्हें जरा भी छू लिया तो तुम एक लम्हे में जलकर राख बन जाओगे। ये पाताल की आग है, जिससे तुम लाख बचना चाहो नहीं बच सकोगे। सब्ज मलका ने हल्के बल चीख कर कहा, मगर उमरू ने कोई जवाब न दिया। वो चारों तरफ घूम घूम कर आग को देख रहा था। आग में से बचने का कोई रास्ता उसे दिखाई ना दे रहा था। शोले भी इस कदर बुलंद थे कि उसने फलांग कर भी नहीं निकल सकता था। उसकी कोई आवाज़ ना सुनकर सब्ज मलका का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। अब उसकी आंखें शोला बरसाना शुरू हो गई। वो गुस्से से चंद लम्हे जबड़े पीछे इधर उधर देखती रही। फिर उसने दोनों हाथ नीचे झटके तो अचानक आग का दायरा हरकत में आया और दायरा हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगा। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे सामने नहीं आते। आग जो जो तुम्हारी तरफ बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। जब तुम्हारा जिस्म मोम की तरह पिघलना शुरू होगा तो तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। उमरू के बच्चे, अब देखती हूँ तुम कब तक हर धर्मी का सबूत देते हो, सब्ज मलका ने घुर्राते हुए कहा। दायरा आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जा रहा था। सब्ज मलका हॉर्न पीछे उसके सिमरते हुए आग के दायरे को ही देखे जा रही थी। दायरा तंग से तंग होता जा रहा था, लेकिन वहाँ ना ही उमरू नमूदार हुआ, ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दी। इंतहाई ढीठ किस्म का इंसान लगता है, सब्ज मलका ने गुस्से में हॉर्न बीचते हुए कहा। दायरा भाषा तंग हो गया। उसी लम्हे अचानक सब्ज मलका को उमरू की चीखती आवाज़ सुनाई दी। रोको, इस आग को रोको सब्ज मलका, वरना मैं सचमुच जलकर भस्म हो जाऊंगा, उमरू ने हल्के पर चीख कर कहा, और साथ ही वो दायरे में नमूदार हो गया। अब चीखते और दायरे में नमूदार होता देखकर सब्ज मलका के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने उंगली झटकी तो आग का दायरा खत्म होता हुआ फौरन वहां से रुक गया। उसे पीछे हटाओ, मुझसे और पीछे हटाओ, इसकी तपश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उमरू ने हंसियानी अंदाज में चीखा। उसका सारा जिस्म वाकई पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा भी खौफ से बिखरा था। शायद आग की हिद्दत ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। आग के दायरे में नमूदार होने पर वो मजबूर हो गया। आग का
दायरा इस सूरत में यहाँ मुकम्मल तौर पर गायब कर दूंगी, मगर अब यह इस सूरत में ही होगा कि जब तुम मेरे साथ सब्ज दुनिया जाने का इकरार करोगे। मैं तैयार हूँ, मुझे इस आग से निकाल दो, फिर तुम जहाँ चाहे मुझे ले जाना, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। उमरू ने इसी अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर सब्ज मलका की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने फिर उंगली झटकी तो आग का दायरा तेजी से फैलता चला गया। अब गायब होने की कोशिश मत करना उमरू, वरना मैं इस दायरे में आग ही आग भर दूंगी, फिर तुम फौरन उसमें जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं अब गायब नहीं होऊंगा, मेरी तौबा मेरे बाप, बल्कि मेरे बाप के बाप की तौबा, उमरोया ने बेख्तियार कहा। सब्ज मलका ने एक बार फिर दायरे की तरफ हाथ झटका तो अचानक उमरों के करीब एक जरनेकार कुर्सी नमोदार हुई। कुर्सी सोने चांदी के तारों से बनी थी, उस पर बेशुमार हीरे और मोती भी जड़े हुए थे। उमरो आंखें फाड़ फाड़ कर इस कुर्सी को देखने लगा। उसकी आंखों में हीरे मोती देखकर अजीब सी चमक आ गई। इस कुर्सी पर बैठ जाओ उमरो, ये तुम्हें मेरी सब्ज दुनिया ले जाएगी। ये तो एक बेजान कुर्सी है, भला ये मुझे तुम्हारी दुनिया में कैसे ले जा सकती है? उमरू ने हैरत से कुर्सी को छूते हुए कहा, क्योंकि कुर्सी पर ना कोई पर मौजूद थे और ना ही कोई और ऐसी बात। मैंने कहा ना, तुम बैठो कुर्सी पर, तुम्हारे बैठते ही इस कुर्सी के पर आ जाएंगे, सब्ज मलका ने कहा। और उमरुया ने सर हिलाकर कुर्सी को गौर से देखा और फिर बैठ गया। जैसे ही बैठा उसी लम्हे सर की तेज आवाज के साथ कुर्सी के दोनों बाजू तेजी से फैलते चले गए। फिर देखते देखते इन बाजुओं ने बड़े बड़े परों का रूप धार लिया। उमरो भी हैरानी से इन परों को देख ही रहा था कि अचानक पर हरकत में आए और कुर्सी उसे लिए हुए हवा में बुलंद होने लगी। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी कुर्सी को यूं बुलंद होता देखकर उमरो उस पर यूं सिकुड़ कर बैठ गया, जैसे उसे अंदेशा हो कि वो कुर्सी से गिर न जाए। परों वाली कुर्सी उसे हासी बुलंदी पर ले आई। फिर वो सब्ज मलका के करीब आकर रुकी। अब आए हो ना तुम अपनी औकात पर? सब्ज मलका ने उमरू की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ मगर, उमरू ने हकलाकर कहना चाहा। बस अब खामोश रहो, बाकी बातें सब्ज महल में जाकर होंगी, उसे सब्ज महल ले जाओ। सब्ज मलका ने पहले उमरू से फिर कुर्सी को हुक्म देते हुए कहा तो कुर्सी के पर और ज्यादा जोर जोर से हिलने लगे। उसी लम्हे अचानक सब्ज मलका का जिस्म सब्ज धुएं में तब्दील हुआ और फिर सब्ज धुआं भी वहां से गायब हो गया। उसी लम्हे परों वाली कुर्सी हरकत में आई और उमरू के लिए मजीद बुलंद होते चली गई। शहजादी नील रंग की हालत बेहद खराब थी। वो जख्मी थी। 3 रोज से मुसलसल भूखी प्यासी रहने की वजह से उसका बुरा हाल था। वो सब्ज रंग के कैद खाने में थी। 3 दिन की भूखी प्यासी नडाल होकर हो गई थी और उसकी आंखें ना सिर्फ अंदर को धंस गई, बल्कि पानी ना मिलने की वजह से उसके होंठों पर भी पपड़ी सी जम गई थी। उस सब जिंदान में एक चबूतरे नुमा पलंग पर पड़ी थी। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। दाएं तरफ छत के पास एक रोशनदान था जिस पर मोटी मोटी सलाखें लगी थी। इस रोशनदान से सब्ज रंग की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे जिंदान की हर चीज़ सब से दिखाई दे रही थी। जिंदान का दरवाज़ा भी मोटी मोटी सलाखों वाला था। जिंदान में इस चबूतरे नुमा पलंग के सिवा और कुछ ना था। जिंदान के बाहर 2 बड़ी बड़ी तोंतों वाले सब्ज देव हाथों में तीर लिए खड़े थे। उनके सर गंजे थे और उनके सरों पर बैलों की तरह 2 मुड़े हुए सींग भी थे। इन देवों के रंग भी सब्ज थे, अलबत्ता उनके मोटे मोटे होंठ सुर्ख थे, जैसे वो किसी जानवर का होंठ पी कर आ रही हों। शहजादी नील रंग चबूतरे नुमा पलंग पर बड़ी बुरी तरह से करा रही थी। प्यास से उसका हल्क भी सूखा कांटे की तरह चुभ रहा था, जिससे उसके मुंह से बेहद मध्यम और टूटी फूटी आवाज निकल रही थी। पानी, कोई मुझे पानी का एक घूंट पिला दे, पानी पानी। उसकी मध्यम और टूटी फूटी आवाज आ रही थी, मगर पहरेदार देव जैसे उसकी आवाज ही ना सुन रहे थे। वो पेट निकाले एक दूसरे के सामने बुत बने खड़े थे। यहाँ तक कि
वो पलके तक भी नहीं झपका रहे थे। अचानक जिंदान के अंदर झमाका हुआ और वहां एक बदशक्ल नौजवान नमूदार हुआ। उस नौजवान का चेहरा बेहद भयानक था, जैसे लग रहा था कि उसका चेहरा जला हुआ हो और जलने की वजह से उसके चेहरे की खाल सिकुड़ गई हो। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और उसके सर के बाल सरकंडों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। इस नौजवान का रंग भी सब्ज था, उसका जिस्म, उसका लिबास, हत्ता कि उसके सर के बाल भी जैसे सब्ज रंग में रंगे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही सब्ज इंसान जिंदान में नमूदार हुआ, बाहर खड़े दोनों देव फौरन सीधे हुए और उसके सामने इंतहाई मोहतबान अंदाज में झुक गए। हालांकि मोटी तोंतों की वजह से उनसे पूरी तरह झुका भी ना जा रहा था, मगर इसके बावजूद वो टेढ़े से हो गए। जाओ, यहाँ से जाओ, सब्ज नौजवान ने कहा तो दोनों देव यकलक वहां से गायब हो गए। उन्हें गायब होता देखकर सब्ज नौजवान, जो सब्ज दुनिया की मलका, सब्ज जादूगरनी का बेटा जागल जादूगर था, मुड़कर शहजादी नील रंग को देखने लगा। उसके होंठों पर भयानक मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक सब्ज रंग की छड़ी थी, जो शाम की तरह बल खाती दिखाई दे रही थी। छड़ी के सिरे पर बकायदा एक नाग का फन बना हुआ था। जागल जादूगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी नील रंग के करीब आ गया, जो आंखें बंद किए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। शहजादी नील रंग, जागल जादूगर ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी नील रंग के जिस्म में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई और उसने आंखें खोली। फिर जैसे ही उसकी नज़र जागर जादूगर पर पड़ी, उसके चेहरे पर शदीद नफरत उभर आई। उसने आंखें बंद करके अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा हरगिज नहीं देखना चाहती। शहजादी ने नफरत ज़दा लहजे में कहा। को उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी, मगर जागल जादूगर ने साफ उसकी आवाज़ सुनी। अपनी हरदर्मी को छोड़ दो शहजादी, आखिर कब तक यहाँ पड़ी भिलकती और सिसकती रहोगी? तुम जख्मी हो, तुमने पिछले 3 रोज से कुछ नहीं खाया पिया। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो इसी तरह सिसक सिसक कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगी। जागल जादूगर ने उसकी बात सुनकर गुस्सीले लहजे में कहा। जो भी हो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तुम जैसे भयानक और खौफनाक शक्ल वाले जादूगर से शादी करने से तो बेहतर है मैं यही सिसक सिसक कर और तड़प तड़प कर जान दे दूँ। शहजादी नीलरंग ने इसी अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर जागल जादूगर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। तुमने कहा था उमरू अय्यर को अगर यहाँ लाया जाए तो तुम उसके सामने मुझसे शादी का इकरार कर लोगी। जागल जादूगर ने घुरा कर कहा। हाँ कहा था। क्या उमरू आ गया? कहाँ है वो कहाँ है? उमरू का नाम सुनकर शहजादी ने फौरन सीधे होते हुए कहा। उमरू का नाम सुनकर उसके जिस्म में नई जान आ गई। उसने इधर उधर देखा, मगर उसे उमरू कहीं दिखाई न दिया। जागल जादूगर पर नजर पड़ते ही उसने एक बार फिर नफरत से मुंह फेर लिया। आ जाएगा, मेरी माँ मुझसे वादा किया है कि वो उमरू को जरूर यहाँ लाएगी। उसने उमरू को लाने के लिए अपना साया भेज दिया। मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझसे जो वादा करती है वो ज़रूर पूरा करती है और बहुत जल्द वो यहाँ उमरू अय्यर को ले आएगी। जागल जादूगर ने कहा। जब उमरू आएगा तो उसे लेकर यहाँ आ जाना। शहजादी नीलरंग ने कहा। उसी लम्हे एक बार फिर झमाका हुआ और वहां सब्ज मलका नमूदार हुई। उसे देखकर जागल जादूगर 2 कदम पीछे हटा और उसके सामने मोहदबाना अंदाज में झुक गया। अम्मी हुजूर, उसने मोहदबाना लहजे में कहा। तुम जाओ यहाँ से, इससे तो मैं बात करती हूँ। जो हुक्म अम्मी हुजूर, जागल जादूगर ने मोहदबाना लहजे में कहा। फिर दोनों हाथ इधर उधर लहराए और फौरन वहां से गायब हो गया। मैंने जागल जादूगर को भेज दिया। शहजादी नीलरंग, जागल जादूगर के जाते ही सब्ज मलका ने शहजादी नीलरंग से मुखातिब होकर कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी ने सर घुमाया, फिर वहां जागल जादूगर को मौजूद ना पाकर सीधी होकर बैठ गई। उसे तो तुमने भेज दिया, मगर अब तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमने तो कहा था तुम यहाँ उमरू को लेकर ही आओगी।
घबराओ नहीं, मैं उमरू को लेने अपना सब साया भेज चुकी हूँ। उमरू से मिल गया है, वो उसे यहाँ लेकर आ रहा है। सब्ज मलका ने कहा तो उसकी बात सुनकर शहजादी चौंक पड़ी। क्या कहा, उमरू आ रहा है? शहजादी नील रंग ने उसकी तरफ यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, उमरू इस वक्त यहाँ उड़ने वाली कुर्सी पर सवार है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। वो कब आएगा? वो क्या तुमने उसे बता दिया था कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा और तुम मुझसे चाहती क्या हो? शहजादी नील रंग ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ, उसे सब मालूम हो चुका है। उसने मेरे साये के सामने चालाकी दिखाने की कोशिश की। मगर मगर क्या? शहजादे नील रंग ने जल्दी से पूछा तो सब्ज मलका ने शहजादी को सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर शहजादे नील रंग के चेहरे पर मायूसी फैल गई। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई उमरू तुम्हारे सब्ज साये से डर गया था? शहजादी नील रंग ने बुझे बुझे लहजे में कहा, हाँ, इसीलिए तो वो फौरन उड़ने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब उड़ने वाली कुर्सी उसे लेकर यहाँ आ रही है। शहजादी ये सुनकर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी गहरी हो गई। उसकी आंखों में जो उमरू का नाम सुनकर चमक आई थी, उसके डरने का सुनकर खत्म हो गई। अब वो पहले से भी ज्यादा लागल और बीमार सी नजर आने लगी। तुमने वादा किया था कि उमरू यहाँ आएगा तो तुम उसके सामने मेरे बेटे सागर से शादी का इकरार कर लो कि तुम अपने वादे पर कायम हो ना। इस बात का जवाब मैं उमरू के यहाँ आने के बाद ही दूंगी। शहजादी नील रंग ने सर झटक कर कहा, ठीक है, वो जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसे लेकर फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब तुम अपनी जिद छोड़ो और उमरू के आने तक अपनी भूख प्यास को ख़त्म कर दो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान छोड़े जा रही हूँ, खा लेना। सब्ज मलका ने कहा। उसी लम्हे अपने लंबे लंबे नाखनों वाली उंगलियां झटकी तो शहजादी के करीब जो बुतरे नुमा पलंग पर झमका हुआ वहाँ एक बड़ी सी तश्तरी नमूदार हुई। तश्तरी में खुशबूदार मशरूब भरे 2 गिलास सेब, केले और चंद दूसरे फल भी मौजूद थे। मैं जा रही हूँ, सब्ज मलका ने कहा और वो भी जागल जादूगर की तरह वहां से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? उमरू यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो जादूगर और जादूगरनियों का बदतरीन दुश्मन है। उसे अगर सब जादूगरनी ने बता दिया था कि मैं उसकी कैद में हूँ और वो ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने बदसूरत बेटे से कराना चाहती है, तो उमरू तो उसे छोड़ा कैसे दिया? उसे तो चाहिए था कि जालिम जादूगरनी का फौरन खात्मा कर देता। अपनी माँ की हलाकत की खबर सुनकर कल जादूगर भी जाता और वो भी उमरू के हाथों हलाक हो जाता। फिर उमरू यहाँ आता और मुझे आज़ाद करवा कर यहाँ से ले जाता। वो तो हमेशा ऐसे ही करता रहा है। मैंने तो उसके कारनामों के बारे में जो सुना था, क्या सब गलत था? अगर वो सब गलत नहीं था तो उमरू जैसा बहादुर इंसान सब्ज मलका से कैसे डर गया? इस कदर आसानी से सब्ज दुनिया में आने पर कैसे मान गया? नहीं नहीं, ये झूठ है। सब्ज जादूगरनी जरूर मुझे फरेब दे रही है। वो उमरू नहीं होगा। सब्ज जादूगरनी जरूर किसी और को उमरू बनाकर यहाँ ला रही है। ओहो, मैं अगर उमरू को नहीं पहचानती तो क्या हुआ? सब्ज जादूगरनी और उसका बदसूरत बेटा मुझे धोखा देने के लिए किसी नकली उमरू को मेरे सामने लाए तो मुझे उसका फौरन पता चल जाएगा। मैं उमरू के बारे में एक खास बात जानती हूँ, ऐसी बात जो सिर्फ मैं और उमरू ही जानते हैं। अगर उमरू ने मेरी बात का सही जवाब दिया तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर वो मेरे सामने किसी नकली उमरू को लाया गया तो इस बात का जवाब न देने की सूरत में वो फौरन जलकर भस्म हो जाएगा। शहजादी नील रंग कहती चली गई। चंद लम्हे वो सोचती रही, फिर उसी तरह बुड़बुड़ाने लगी। मुझे बहादुर बनकर उमरू का इंतजार करना होगा। मेरा दिल कह रहा है कि उमरू यहाँ जरूर आएगा। मुझे उसके आने का इंतजार करना होगा। उसके इंतजार के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। हाँ, मैं जिंदा रहूंगी। उमरू के यहाँ आने और इस कैद से छुटकारा पाने तक मैं जिंदा रहूंगी। और मुझे जिंदा रहने के लिए अपनी भूख प्यास को ख़त्म करना होगा, उसने कहा और जल्दी से मशरूब का गिलास उठाया, होंठों से लगा लिया। मशरूब में फलों का रस था और वो बेहद खुशबूदार था। शहजादी नीलरंग जो कि 3 रोज से भूखी प्यासी थी,
اس لیے اس نے فوراً سارا گلاس خالی کر دیا اور جلدی جلدی تشتری میں پڑے پھل اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ سبز ملکہ کے غائب ہوتے ہی دروازے کے باہر بڑی بڑی تونتوں والے دونوں دیو دوبارہ نمودار ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے یوں کھڑے تھے جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ سبز ملکہ زندان سے غائب ہو کر اپنی شاہی کمرے میں نمودار ہوئی، جہاں زاگل جادوگر ایک زر نگار کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ سبز ملکہ کو نمودار ہوتا دیکھ کر فوراً کرسی سے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ امی حضور، اس نے جھک کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، شاید یہ ان کے سلام کرنے کا مخصوص انداز تھا۔ اچھا ہوا زاگل بیٹا، تم مجھے یہیں مل گئے، میں تمہارے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ جی امی حضور فرمائیے، زاگل جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں حیران ہوں کہ آخر عمرو عیار ایسی کون سی بات ہے جس سے ملنے کے لیے ملکہ نیل رنگ اس قدر ضد کر رہی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ وہ عمرو کے سامنے تم سے شادی کا اقرار کرے گی؟ اسی بات پر تو میں بھی حیران ہوں امی حضور، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمرو ہم سے بھی زیادہ جادو جانتا ہو اور شہزادی کا خیال ہو کہ وہ یہاں آئے گا اور اسے ہم سے آزاد کروا کر لے جائے گا۔ پہلے میرے ذہن میں یہی خیال آیا، پھر میں نے عمرو کے بارے میں جادوئی آنے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ عمرو جادوگر نہیں، البتہ وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار جادوگر اور جادوگرنیاں ہلاک ہو چکے، یہاں تک کہ اس میں ہوش ربا کا شہنشاہ افراسیاب اور اس کی ملکہ حیرت جادو بھی اس سے کئی بار شکست کھا چکے ہیں۔ اوہ، اگر وہ جادوگر نہیں تو پھر اس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو کیسے ہلاک کیا؟ شہنشاہ اور ملکہ وہ بلا اسے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ جادوئی آنے نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ عمرو کی حقیقت پوچھنے کی بے حد کوشش کی، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید جادوئی آئینہ عمرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ جادوئی آنے نے یہ تصدیق کی کہ عمرو عیار جادوگر ہرگز نہیں۔ حیرت ہے، لگتا ہے عمرو بڑا ہی پراسرار اور خطرناک انسان ہے، جس سے طلسم ہوش ربا کے جادوگر بھی ڈرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس سے جس طرح میرے جادوئی سائے پر حملے کیے میری نظروں سے غائب ہو گیا، یہ دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ عمرو نے جادو نہیں چلایا، مگر اس نے جن عجیب و پراسرار چیزوں سے مجھ پر وار کیے مجھے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ تو میرا سایہ تھا جو عمرو کے خوفناک حملوں سے بچ گیا، اگر میں وہاں ہوتی تو ضرور اس کے حملوں کا شکار ہو جاتی۔ سبز ملکہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، اوہ، ایسا کیا کیا تھا عمرو نے؟ پھر زاگل جادوگر نے چونک کر پوچھا تو سبز ملکہ نے تفصیل بتائی۔ اوہ، یہ واقعی عمرو عیار بہت پراسرار اور خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر وہ آپ کے جادوئی سب سائے پر اس قدر خوفناک حملے کر سکتا ہے تو پھر وہ یہاں کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، میں اسے یہاں ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں دوں گی۔ جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے جادو سے پتھر کا بت بنا دوں گی۔ وہ سن سکے گا، دیکھ سکے گا اور بول بھی سکے گا، مگر کوئی حرکت ہرگز نہ کر سکے گا۔ پھر میں شہزادی نیل رنگ اس کے سامنے لاؤں گی۔ شہزادی جیسے ہی اس کے سامنے تم سے شادی کی حامی بھرے گی، میں عمرو کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ آپ نے یہ مناسب اور بہت اچھا فیصلہ کیا امی حضور۔ ایسے پراسرار اور خطرناک انسان کو واقعی آزاد رکھنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ زاگل جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہزادی نیل رنگ عمرو کے بارے میں بہت جانتی ہے۔ وہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن ہے، اسی لیے اسے یہاں بلایا ہے تاکہ وہ شہزادی کو بری حالت میں دیکھے تو اس کے دل میں شہزادی نیل رنگ کے لیے ہمدردی جاگے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ملکہ نے سوچنے کے انداز میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی اب ایسے ہی لگ رہا ہے۔ زاگل جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، مجھے اپنی اور تمہاری حفاظت کے لیے یہاں اور بھی انتظامات کر لینے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عمرو پراسرار بن کر ہمارے ساتھ کوئی چال چل جائے اور ہم اس کے ہاتھوں بے موت مارے جائیں۔ امی حضور، آپ یہاں ہر طرف سبزیوں کو بلا لیں، عمرو کے ہلاک ہونے تک وہ یہیں رہیں۔ اگر عمرو نے ہمیں نقصان پہنچانے کی یا کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو سبز دیو لمحوں میں اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔
नहीं, सब्जियों को बुलाकर मैं उस पर अपनी और तुम्हारी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती। तुम बेफिक्र रहो बेटा, मैं खुद ही उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। अव्वल तो उसके यहाँ आते ही उस पर जादू कर दूंगी। इसके अलावा मैं यहाँ अपनी और तुम्हारी हिफाजत के लिए सिया चमगादड़ों को बुला लूंगी। उम्र अगर मेरे जादू का शिकार ना हुआ और उसने गायब होकर मुझे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सिया चमगादड़ उस पर फौरन हमला कर देंगी। वो उसे लम्हों में हड्डियों समेत चबाकर चट कर जाएंगी। ओह, तो फिर जल्दी से सिया चमगादड़ों को यहाँ बुला ले। वो छत और दीवारों से चिमट जाएंगी। उनकी मौजूदगी में उमरू हमारे खिलाफ कुछ न कर सकेगा। ठीक है, सब्ज मलका ने कहा। फिर अपने दोनों हाथ लहराकर ऊपर की तरफ झटके तो अचानक बेशुमार मक्खियां सी नमूदार हुई, जो देखते ही देखते स्याह चमगादड़ें बन गई। फिर वो बुरी तरह से चीखती हुई दीवारों और कमरे की छतों से चिमट गई। इन चमगादड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कमरे की छत और दीवारें सबसे स्याह हो गई। अब ठीक है, अब उमरू हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। उसी लम्हे अचानक जमीन फटी और उसमें से स्याह रंग का एक तोता फड़कता हुआ बाहर आया। उमरू अयार आ गया, उमरू अयार आ गया, स्याह तोते ने चीख कर कहा। फौरन ही राख बनकर गिर गया। इसके साथ ही फटी जमीन बराबर हो गई। उमरू के आने का सुनकर जागल जादूगर सब्ज मलका चौंक पड़े। दूसरे ही लम्हे अचानक शुमाली दीवार दो हिस्सों में तकसीम हुई और वहां अचानक परों वाली कुर्सी नमदार हुई, जिस पर उमरू सुकड़ा सिमटा बैठा था। जैसे ही कुर्सी उसे लिए अंदर आई, दीवार खुद बहुत बराबर हो गई और कुर्सी को लिए नीचे फर्श पर आकर टिक गई। सब्ज मलका और उसका बेटा जागल जादूगर उमरू की तरफ देख रहे थे। उसी लम्हे दो अजीब सी बातें हुई। एक तो कुर्सी के नीचे आते ही सब्ज मलका ने उमरू की तरफ हाथ करके लहराए। इसके हाथ से सब्ज रंग की लहरें निकलकर उमरू अयार पर पड़ी और उमरू कुर्सी पर पत्थर का बुत बनता चला गया। दूसरी हैरानकुन बात यह थी कि दीवारों और छत से चिमटी चमगादड़ें बुरी तरह से चीखने लगी। फिर वो फड़फड़ाती हुई बुरी तरह से सारे कमरे में नाचने लगी। अरे, इन चमगादड़ों को क्या हो गया? रोको रोको इन्हें, मैंने उमरू को पत्थर का बना दिया। रोको, कहीं ये उसे नुकसान ना पहुंचा दे। सब्ज मलका ने चीख कर कहा। साथ ही उसने दोनों हाथ हवा में लहराए तो कमरे में मौजूद चीखती चिल्लाती चमगादड़ें यकलक चलकर राख बनती गईं और उनकी राख फर्श पर आ गिरी। हैरत है, ये उस उमरू पर हमला क्यों करना चाहती थी? मैंने तो उन्हें इसलिए बुलाया कि उमरू गायब होकर हम पर हमला ना करे। सब्ज मलका ने हैरत से कहा। जागल जादूगर भी हैरान और परेशान था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर कुर्सी पर बुत बने उमरू को देख रहा था। चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर आगे बढ़ा उमरू के नजदीक आ गया। उमरू, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जागल जादूगर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ, जानता हूँ, सब दुनिया की सब्ज मलका के बेटे। पागल जादूगर हो? उमरू के मुंह से आवाज निकली। अपने नाम की मिट्टी पतित होता देखकर जागल जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं पागल नहीं, जागल जादूगर हूँ, समझे तुम? उसने घुर्रा कर कहा। हाँ, समझ गया, तुम जागल नहीं पागल जादूगर हो। उमरू के मुंह से फिर आवाज निकली और जागल जादूगर दिल मिलाकर रह गया। वो उमरू अय्यर के अपना नाम बिगाड़ने पर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। बकने दो इसे भी, थोड़ी देर में इसका मुंह बंद हो जाएगा। सब्ज मलका ने फौरन अपने बेटे को समझाया। मेरा मुंह बंद करने से पहले अपने पागल बेटे का मुंह बंद करो पागल जादूगरनी, वरना उसके खुले हुए मुंह में मक्खियां घुस जाएंगी। उमरू के मुंह से आवाज निकली और सब्ज मलका पागल जादूगरनी का सुनकर गुस्से से उछल पड़ी। उसने उमरू की यानी यूं हाथ लहराए जैसे वो जादू से उमरू को इसी हालत में जलाकर राख कर देगी, मगर वो फौरन ही संभल गई। इन्हें अभी नहीं, पहले शहजादी नीलम तुम्हारे सामने मेरे बेटे से शादी का इकरार करे, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। जागल बेटा, सब्ज मलका ने पहले उमरू से और फिर जागल जादूगर से कहा। जी अम्मी हजूर, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उमरू से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जो हुक्म अम्मी हजूर, जागल जादूगर ने मोदबाना लहजे में कहा।
फिर वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। सब्ज मलका चंद लम्हे उमरू को देखती रही, फिर कदम उठाती हुई उमरू की कुर्सी के करीब आ गई, जो बिटर बिटर उसी को देखे जा रहा था। मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो बूढ़ी जादूगरनी? क्या इससे पहले तुमने मेरे जैसा हसीन इंसान कभी नहीं देखा? उमरू के मुंह से आवाज आई और पत्थर का बुत होने की वजह से उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, मगर आवाज उसी के मुंह से आ रही थी। उसकी बात सुनकर सब्ज मलका के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तो तुम खुद को खूबसूरत समझते हो? ओ नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे बेटे से हजारों लाखों गुना हसीन हूँ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे साए पर हमले क्यों किए थे? सब्ज मलका ने सर झटक कर कहा, शायद अपने बेटे की बदसूरती का सुनकर उसे नागवार गुजरा। उसने फौरन बात बदल दी, साया? ओ, तो वो तुम्हारा साया था? हाँ, मैं यही मौजूद थी तुम्हारे पास। मैंने अपना साया भेजा था, जो सब्ज धुएं की शक्ल में तुम्हारे सामने आया था। अच्छा, इसीलिए तो मेरे हमलों की जर में नहीं आई। अब तुम असली हो यहाँ अभी भी? तुम मेरे सामने साई की शक्ल में हो? नहीं, अब मैं असली हूँ, बिल्कुल असली। चलो फिर ठीक है, मगर तुमने मुझे पत्थर का क्यों बना दिया? क्या तुम मुझसे डरती हो? उमरू अय्यार ने मासूम लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती उमरू। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, तुम बहुत चालाक अय्यार और पुरस्कार इंसान हो। तुम जादूगरों के बदतरीन दुश्मन हो। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ शहजादे नील रंग की वजह से लाई, वरना तुम सारी उम्र भी सब भटकते रहते तो यहाँ नहीं आ सकते थे। पुरस्कार उम्र अय्यर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लक़ब दिया है तुमने मुझे। हाँ, तुम पुरस्कार ही तो हो। तुमने जिस तरह बगैर जादू किए मेरी नज़रों से खुद को गायब किया, फिर गैबी हालत में जिस तरह तुम मुझ पर हमले किए थे, मैं हैरान रह गई। तुम्हारा पुरस्कार पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तुम मेरे साए पर हमले कर रहे थे, यहाँ आकर तुम मुझ पर हमला करते, मैं यकीनन किसी मुश्किल में पड़ जाती। इसीलिए ही तुम्हारे यहाँ आने पर तुम पर जादू कर दिया और तुम्हें पत्थर का बना दिया, ताकि तुम मुझ पर कोई अमल न कर सको। मैंने एहतियात के तौर पर यहाँ से चमगादड़ों को बुलाया, ताकि अगर तुम गैबी हालत में मुझ पर या मेरे बेटे पर हमला करने की कोशिश करो तो चमगादड़ें गैबी हालत में होने के बावजूद तुमसे चिमट जाए, तुम्हें एक लम्हे में हड्डियों समेत चट कर जाए। मैंने तुम्हें पत्थर का बनाया और तुम ज़ाहिरी हालत में थे। इसके बावजूद चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया और नीचे आ रही थी। वो शायद तुम पर हमला करना चाहती थी, फिर मगर मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उनसे चमगादड़ों से तुम्हें बचा लिया और उन्हें खुद ही जलाकर राख कर दिया। बहरहाल तुम जैसे पुरस्कार इंसान की मौत तो तय है। एक बार शहजादी तुम्हारे सामने आकर मेरे बेटे से शादी का इकरार करे, तो मैं तुम्हें दूसरा सांस भी नहीं लेने दूंगी। गोया अब तुम मुझे उस वक्त तक जिंदा रखोगी जब तक शहजादी के सामने ना ले आओ। हाँ, मैं हर सूरत में उससे अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ, मगर उसके मुंह से हाँ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे सामने आने पर शहजादी ने तुम्हारे बेटे से शादी से इनकार कर दिया तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। मैं उसे अब बात से मुकरने ना दूंगी। क्यों, क्या करोगी तुम? उसने मुझे जुबान दी थी, अब इनकार करे या इकरार, तुम्हारे सामने आकर उसने इनकार भी किया तो वो भी उसका इकरार ही होगा। जुबान से वो बदलेगी, मैं नहीं। उसके बाद मैं उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने बेटे से कर सकती हूँ। अगर मैं उसे अपने सामने आने का मौका ही ना दूँ तो क्या मतलब? शहजादी नीलरंग ने मुझे यहाँ सोच समझ कर बुलाया। सब्ज मलका, तुम कह रही हो कि अब वो तुम्हारे सामने आकर इकरार कर या इनकार, तुम उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने बेटे से कर दोगी। ऐसा तभी होगा ना जब तुम शहजादे नीलरंग को सामने लाओगी या मुझे उसके पास ले जाओगी। अगर मैं ऐसा ना होने दूँ तो? उमरू ने मुस्कुराते हुए आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पत्थर के बने बैठे हो, तुम सिर्फ बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम यहाँ से भाग जाओगे? भागूंगा तो है नहीं, मगर उमरू ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ा। मगर क्या? तुमने मुझे पुरस्कार उमरू अय्यर का खिताब दिया है ना? हाँ,
तो फिर मेरा पुरस्कारपन नहीं देखोगी तुम? पुरस्कारपन क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ, मुझे रोक सकती हो तो रोक कर दिखा दो। उमरू ने पुरस्कार लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि सब्ज मलका कुछ समझती, अचानक शोला सा चमका और कुर्सी पर पत्थर का बुत बना। उमरू यार यकलक जलकर राख होता चला गया। उसे इस तरह जलकर राख होता देखकर सब्ज मलका की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो यूं साकित हो गई जैसे इस बार बहुत पत्थर की मूर्ति बन गई हो। शहजादी नीलरंग उदास सूरत बनाए चबूतरे पर बैठी थी। सलाखों वाले दरवाजे पर सब्ज जादूगर पर दस्तूर पहरा दे रहे थे। मशरूब पीकर और फल खाकर शहजादी की भूख प्यास तो खत्म होगी, मगर उसके जहन में उमरू की परेशानी पर दस्तूर मौजूद थी। वो यही सोच रही थी कि अचानक उसने दरवाजे के बाहर सब्जियों की चीखें सुनी। वो दोनों अचानक दरवाजे के पास आकर गिर के पूरी तरह से तड़प रहे थे। अरे, इन्हें क्या हुआ? शहजादी नीलरंग ने चौंक कर कहा और उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। दोनों सब्जियों पेट के बल जमीन पर गिरे तड़प रहे थे, पूरी तरह से हाथ पांव मार रहे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी गर्दनें दबोच रखी हों, उनकी जानें निकल रही हों। चंद ही लम्हे बाद वो तड़पे और फिर साकित हो गए। हैरत है, ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी तो अच्छे भले थे। शहजादी ने हैरत से कहा। इन दोनों को फर्श चाटने पर मैंने मजबूर किया शहजादी साहिबा। बाहर से अचानक एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो शहजादी नीलरंग आवाज सुनकर उछलकर पीछे हट गई, क्योंकि उसे बोलने वाला कहीं दिखाई न दे रहा था। जिंदान के दरवाजे पर यही दो पहरेदार ध्यो मौजूद थे, इसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता था। जिंदान में शहजादी से बात करने के लिए जागल जादूगर और सब्ज मलका खुद नमूदार होते थे। ये पहला मौका था जब शहजादी नीलरंग को इसके इस तरह गैबी आवाज सुनाई दी थी। तो तुम कौन हो? शहजादी ने कहा। मैं वही हूँ हसीन शहजादी जिसे तुमने अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था। आवाज सुनाई दी और शहजादी की आंखें हैरत से फैलती चली गई। मतलब, ओह, कहीं तुम उमरो यार तो नहीं हो? शहजादी ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उमरू हंसता हुआ कंधों से सुलेमानी चादर उतारकर उसके सामने नमूदार हो गया। उस सूखे सड़े और खजूर जैसे मुंह वाले आदमी को देखकर शहजादी का मुंह खुले का खुला रह गया। उस आदमी ने सुर्ख रंग का लिबादनुमा लिबास पहन रखा था। उसके सर पर जर्द पगड़ी थी। उसकी बगल में एक बड़ा सा थैला लटक रहा था। जी हाँ, मैं ही हूँ ख्वाजा उमरो यार, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद था। तो तुम उम्र, मगर तुम उम्र कैसे हो सकते हो? तुम तो क्यों? मैं उम्र या क्यों नहीं हो सकता? क्या आपके ख्याल में उम्र की एक दुम और उसके सर पर दो सिंह होने चाहिए थे? ओह, मगर शहजादी चांदारा ने तो कहा था कि उसका उम्र या बेहद बहादुर, ताकतवर और हजारों नौजवानों पर भारी है, मगर तुम तो बूढ़े, कमजोर और इंतहाई दुबले पतले से हो। शहजादी ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा कि वो जिस उम्र अयार का तसव्वुर कर रही थी वो ऐसा तो हरगिज ना था। अच्छा, समझा। अब मेरी बीवी चांदारा की सहेली है और इसी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। शायद यहाँ आकर आपको मेरे कारनामे याद आ गए, इसीलिए आपने सब्ज मलका के सामने ये शर्त रखी, जब मैं यहाँ आऊँगा तब आप उसके बेटे से शादी का इकरार करेंगी। मेरी बीवी चांदारा ने आपका मेरे बारे में ज़रूर से ज़्यादा बताया होगा। आप उसकी बातें याद करके उसका यकीन आ गया। अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैं ना सिर्फ आपको माँ बेटे की चुंगल से जिंदा निकाल सकता हूँ, बल्कि इन जालिमों को हलाक भी कर सकता हूँ। यही बात है ना? हाँ, सोचा तो यही था, मगर अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी कुछ मदद ना कर सकोगे। शहजादी ने मायूस लहजे में कहा। मैं बूढ़ा और कमजोर दुबला पतला हूँ, इसलिए। हाँ, ये सच है। शहजादी चांतारा ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया था उसके मुताबिक तो तुम्हें सेहतमंद, बहादुर और नौजवान होना चाहिए था। शहजादी नीलरंग ने साफ गोई से कहा तो उमरू हंस पड़ा। फिर अचानक शहजादी नीलरंग चौंक पड़ी। ओह, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम वाकई उमरू हो? ये भी तो हो सकता है सब्ज मलका,
या उसके बेटे जागर जादूगर ने तुम्हें अमरुआ बनाकर मेरे पास भेजा हो। हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, मगर आपको कैसे यकीन आएगा कि मैं असली उमरू हूँ या नकली? उमरू ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी चांदारा ने मुझे उमरू की एक खास निशानी बताई थी। तुम अपने दाएं पैर का जूता उतारो, अभी मालूम हो जाएगा तुम उमरू हो या नहीं। शहजादी ने कहा तो उमरू की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अच्छा, तो आप मेरे पैर की 6 उंगलियां देखना चाहती हैं? उमरू ने हंसकर कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नील रंग और हैरान रह गई। इसका मतलब है तुम वाकई असली उमरू हो, क्योंकि ये बात तुम्हें या फिर तुम्हारी बीवी चांदारा को ही मालूम है कि तुम्हारे पैर की 6 उंगलियां हैं। हाँ, उमरू ने कहा और फिर दाएं पैर से जूता निकाल लिया। उसके पैर की 6 उंगलियां देखकर शहजादी एक तवील सांस लेकर रही। तुम ही उमरू हो, शुक्र है आप ये यकीन तो आया कि मैं ही उमरू हूँ, वरना मुझे आपको यकीन दिलाने के लिए शायद सिर के बल खड़ा होना पड़ता। उमरू ने कहा और उसकी बात सुनकर शहजादी की मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर वो फिर खुद को जिंदान में देखकर फिर बुझ सी गई थी। हाँ, मुझे यकीन आ गया, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने इन दो दियों के साथ क्या किया? क्या ये हलाक हो गए? नहीं, दोनों जिंदा है। मैंने कुछ देर के लिए उन्हें बेहोश किया। मैं बस आपसे चंद ज़रूरी बातें करने यहाँ आया हूँ। आप मेरी बातें ध्यान से सुन ले। अब आप ही को वही करना होगा जो आपसे मैं कहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ना सिर्फ आपको इन जादूगरों से बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा, बल्कि इन दोनों माँ बेटे को जिंदा न छोड़ूंगा। एक बार मुझे अपना काम खत्म कर लेने दे, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। उमरू ने कहा तो शहजादी ने इस बात में सर हिलाया। फिर उमरू अयार उसे समझाने लग गया। सब्ज मलका उम्र के जल जाने की वजह से बेहद है परेशान थी। उसकी समझ में ना रहा था कि आखिर उम्र इस तरह खुद बहुत जलकर कैसे हलाक हो सकता है। उसने उसे पत्थर का बनाया हुआ था और कोई वो हरकत ना कर सकता था। जादुई आईने के कहने के मुताबिक उम्र जादू भी ना जानता था। फिर आखिर उसने खुद को कैसे जला लिया? कुर्सी पर उसकी जली राख पड़ी थी। उसकी राख की तरफ वो टिकटिकी बांधे देख रही थी, जैसे उसे यकीन ना रहा हो। उसी लम्हे कमरे में जागल जादूगर नमोदार हुआ। आपने मुझे बुलाया अम्मी हुजूर? तो सब्ज मलका उसकी आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। ओ हाँ बेटा, ये देखो क्या हो गया। उम्र की राख उसने मेरी आंखों के सामने खुद को जला लिया। उसकी बात सुनकर जागल जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से कुर्सी पर पड़ी राख को देखने लगा। उमरू ने खुद को जला लिया, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी हुजूर? उमरू से कैसे हलाक हो सकता है? शहजादी नीरंग ने तो कहा था वो उसके सामने शादी का इकरार करेगी। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ। वाकई मेरे लिए और ज्यादा उम्र पुरस्कार बन गया। वो इस तरह खुद को जलाकर हलाक कर लेगा, इसका तो मुझे तसव्वुर तक ना था। सब्ज मलका ने परेशानी से कहा, अब क्या होगा? क्या मेरी शहजादी से शादी नहीं हो सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी उससे ज़रूर होगी। उम्र हलाक हो गया तो क्या हुआ? हमारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि शहजादी तुमसे शादी करने की एक बार खुद हामी भरे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे होगा? शहजादी नील रंग हमसे डरा धमका कर जियतें देकर भी भूखा प्यासा रख कर भी हमने देख लिया। वो मरना कबूल कर लेगी, मगर मुझसे शादी हरगिज ना करेगी। इस ज़हन में एक और तरकीब है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। सब्ज मलका ने अचानक कहा। ओह, क्या तरकीब है वो? मैं तुम्हें जादू के जोर से हसीन तरीन शहजादा बना देती हूँ। उसके बाद मैं शहजादी नील रंग को परिस्तान के एक बाग में ले जाऊंगी। वो यही समझेगी कि वो हमारी कैद में है। तुम सफ़ेद घोड़े पर शहजादे के रूप में उसके पास जाना, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। तुम उससे कहना कि तुम भी उसे पसंद करते हो। अगर वो तुमसे शादी की कसम खाए तो उसे सब जादुई दुनिया से निकाल कर ले जा सकते हो। तुम्हारा हुस्न देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर खुश हो जाएगी और हमारे जंगल से निकलने के लिए फौरन तुमसे वादा कर लेगी। एक बार ऐसा हो गया तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा।
बहुत खूब अम्मी हुजूर, ये तरकीब वाकई लाजवाब है। अब हमें उमरू की भी जरूरत नहीं, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें खूबसूरत शहजादा बनाकर अभी परिस्तान के बाग में पहुंचा देती हूँ। शहजादी नील रंग को भी मैं जादू से वहां पहुंचा दूंगी। सब्ज मलका ने कहा तो जागल जादूगर ने फौरन आंखें बंद की। सब्ज मलका ने उस पर जादू किया। जागल जादूगर ने अचानक एक खूबसूरत शहजादे का रूप धार लिया। उसने नीला कुर्ता और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके सर पर सुर्ख रंग का मखसूस शहजादों जैसा ताज भी आ गया। बहुत खूब, अब देखती हूँ शहजादी नील रंग तुमसे शादी से कैसे इनकार करती है। आंखें बंद रखना, मैं तुम्हें परिस्तान बाग में भेज रही हूँ। जब मेरी आवाज़ सुनाई दे तो आंखें खोल लेना। वहाँ तुम्हें सफ़ेद घोड़ा मिल जाएगा, तुम उस पर सवार हो जाना। वो तुम्हें खुद ही उस तरफ ले जाएगा जहाँ मैं शहजादी नील रंग को पहुँचाऊंगी। सब्ज मलका ने कहा और मंत्र पढ़कर फूका तो जागल जादूगर वहाँ से गायब हो गया। एक खूबसूरत बाग में एक बड़े से पत्थर पर शहजादी नील उदास सी सूरत बनाए बैठी थी। उसके इर्द गिर्द रंग बिरंग के फूल खिले थे। उसके जिस्म पर नया लिबास था। उसे यहाँ सब्ज मलका ने पहुंचाया। उसने कहा कि वो उसे कुछ देर के लिए आज़ाद फिजा में ले जाना चाहती है ताकि उसका जहन साफ हो जाए। शहजादी नील रंग का भला क्या इतराज हो सकता था। वो यहाँ आकर खामोशी से एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई। अलबत्ता मुहतात और तेज नजरों से इधर उधर देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी के आने की मुंतजिर हो। अमरू ने उसे जो समझाया था वो उसे बखूबी याद था। शहजादी नील रंग का वहां बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक उसे सामने से घोड़े के टापों की आवाजें सुनाई दी। उसने जानबूझकर चौंक कर देखा। सामने से एक सफेद घोड़ा आता दिखाई दिया। घोड़े पर एक खूबसूरत नौजवान सवार था। उसने नीले रंग की कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके सर पर सुर्ख ताज था। नौजवान घोड़ा दौड़ाता उसी को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर शहजादी नील रंग ने सीने पर हाथ रखा और आगे को झुककर आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगी, जैसे वो इस हसीन नौजवान को वहां देखकर हैरान रह गई। उसी लम्हे एक तरफ फूलों और दरख्तों के दरमियान सब्ज मलका का बड़ा सा सब्ज साया नमूदार हुआ। शहजादी नील रंग को इस कदर हैरान देखकर उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। खूबसूरत शहजादे के रूप में जागल जादूगर के पहलू में तीरों का भरा तरकश था। वो धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाता शहजादी नील रंग की तरफ बढ़ा रहा था। इससे पहले कि घोड़ा शहजादी के करीब आता, अचानक दाई तरफ हवा में उमड़ या नमूदार हुआ। फिर वो जैसे हवा में उड़ता हुआ भड़क रफ्तारी से नीचे आता दिखाई दिया। यूं लग रहा था जैसे वो हवा से निकलकर घोड़े पर सवार जागल जादूगर को पर कूदना चाहता हो। उसे इस तरह नमूदार होते नीचा जाते देखकर दरख्तों में मौजूद सब्ज मलका का साया बुरी तरह से चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ हरकत में आया। उसने दाएं हाथ के एक लंबे नाखून वाली उंगली आगे की, जैसे वो नकीला नाखून मारकर उमरू को फिजा में ही हलाक करना चाहती हो, मगर उसे देर हो चुकी थी। उमरू बर्क रफ्तारी से जागल जादूगर पर आ पड़ा, उसे लेते हुए नीचे जा गिरा। जैसे ही जागल जादूगर नीचे गिरा, उसके पहलू में मौजूद तरकश से तीर निकलकर गिर गए। उमरू ने बिजली की सी तेजी से 2 तीर उठाए, फौरन उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर कंधों पर डाली और गायब हो गया। ये उमरू कहाँ से आ गया? ये तो जिंदा जल चुका था। सब्ज मलका ने हैरत से आंखें फाड़कर सब देखते हुए कहा। उसी लम्हे कचक की आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे जागल जादूगर के सीने में एक तीर आ गड़ा। उड़ने की कोशिश कर रहा था। तीर लगते ही उसके हलक से जोरदार चीख निकली और उछल कर दूर जा गिरा। बुरी तरह से तड़पने लगा। अपने बेटे के सीने में तीर लगते और उसे गिरकर तड़पता देखकर मलका का रंग उड़ गया। उसी लम्हे उसका साया गायब हुआ और अगले ही लम्हे वो मुजस्सम अपने बेटे के करीब नमूदार हुई। मेरे बेटे जागल जागल जादूगर, उसके हलक से चीखती हुई आवाज निकली और दौड़कर तड़पते हुए अपने बेटे की जानिब लपकी, मगर अचानक ज़ाय की आवाज के साथ एक तीर और आया और कचक से उसकी गर्दन के पार हो गया। सब्ज मलका के हलक से करा निकली और वो भी उछलकर गिरी और तड़पे बगैर साकित हो गई।
उधर जागल जादूगर भी हलाक हो गया। जैसे ही दोनों हलाक हुए, अचानक उनके जिस्मों को आग लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गए। उसी लम्हे उमरू कंधों से सुलेमानी चादर उतार कर नमूदार हो गया। उसके हाथ में कमान थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर शहजादी नीलरंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ओ उमरू यार, ये हलाक हो गए, तुमने उन्हें हलाक कर दिया। ये शहजादी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ शहजादी साहिबा, ये दोनों हलाक हो चुके, अब तुम उनके चुंगल से आज़ाद हो। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? तुमने उन्हें कैसे हलाक किया और तुम्हें कैसे मालूम था कि ये मुझे परिस्तान बाग में लाएंगे? जाकर जाते कर खूबसूरत शहजादी का रूप भरकर यहाँ आएगा और तुम उसके तीरों में से ना सिर्फ एक तीर से उसे बल्कि सब्ज मलका को भी हलाक कर दोगे। उसके शहजादी के लहजे में हैरत थी। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। जब सब्ज मलका ने उसे आग के दायरे में कैद किया था तो उसके सामने से गायब हो गया था। उसने जंबीर से अपना नकली पुतला निकाला। सब्ज मलका उसके नकली पुतले को यहाँ लाई थी, जबकि हवा में उड़ने वाली कुर्सी का एक पाया पकड़कर वो भी यहाँ पहुँच गया। वो चूंकि गैबी हालत में था, इसीलिए सब्ज महल में मौजूद सियाह चमगादड़ों ने उसकी मौजूदगी पर चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो सब्ज मलका ने खुद ही उन्हें फना कर दिया। सब्ज मलका उसके नकली पुतले से बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उस तरफ उसका ध्यान ही न गया कि वो सुलेमानी चादर ओढ़े वहां से निकल गया। उमरू ने सारे महल में चक्कर लगाया। फिर वो एक ऐसे कमरे जा पहुंचा जहां सब्ज मलका ने खजाने के ढेर जमा कर रखे थे। खजानों को देखकर भला उमरू कैसे रह सकता था? उसने सारा खजाना अपनी सदाबहार जंबील में डाला। फिर उसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाली, जिससे उमरू को हिदायत देते हुए कहा, इन माँ बेटे को हलाक करने के लिए उस वक्त तक का इंतजार करना पड़ेगा जब जागल जाति कर किसी नौजवान और खूबसूरत शहजादे का रूप नहीं धार लेता। सब्ज मलका शहजादे नील रंग को धोखा देने के लिए उसे एक बाग ले जाएगी। सब्ज मलका जागल जादूगर को जिस शहजादे के रूप में बदलेगी, उसके पहलुओं में तीरों से भरा एक तरकश भी होगा। उमरू उनमें से 2 तीर हासिल करके इन दोनों को बारी बारी हलाक कर सकता है। फिर वो उड़ने वाली सुनहरी जूतियां पहनकर बाग में पहुंच गया। सुनहरी तख्ती ने उसे ये भी बता दिया कि सब्ज मलका शहजादी नील रंग को धोखा देने के लिए जल्द ही वहां आएगी। उमरू सुनहरी जूतियां पहने हवा में बुलंद हो गया था और उसने सुलेमानी चादर भी कंधों पर डाल रखी। फिर उसने वहां शहजादी नीलरंग को आते देखा। उसके बाद उसने दरख्तों में सब्ज मलका का सब साया दिखाई दिया और उसे घोड़े पर जागर जादूगर भी दिखाई दिया। तो वो कंधों से सुलेमानी चादर उतार कर जाहिर हुआ। पूरी कुव्वत से घोड़े पर सवार जागर जादूगर पर छलांग लगे। उससे टकराकर उसे घोड़े से गिराया। गिरने से जागर जादूगर के तरकश के तीर गिर गए, जिसमें से अमरू ने 2 तीर उठाए और दोबारा सुलेमानी चादर कंधों पर डालकर गायब हो गया। बस क्या था, उसने जंबील से फौरन ही कमान निकाली और एक तीर जागर जादूगर को मार दिया। जागर जादूगर को तीर लगते और तड़पता देखकर सब्ज मलका भी साय से असल रूप में आकर जागर जादूगर की तरफ बढ़ी, तो उमरू ने उसे भी तीर मारकर हलाक कर दिया। उमरू ने शहजादी को गोलमाल बातें बताई। अपनी करामाती चीज़ों के बारे में उसने उसे कुछ न बताया। वो खजाने वाली बात भी गोल कर गया था। उसने ना सिर्फ शहजादी से ये कहा कि उसके पास चंद पुरस्कार ताकते हैं जिससे काम लेकर उसे ये सब कामयाबी मिली थी। शहजादी उससे बहुत खुश थी। उमरू की वजह से वो एक जालिम सब्ज मलका और उसके बदसूरत बेटे से बच जाने में कामयाब हो गई थी। इसके लिए यही बहुत था। उसने उमरू से वादा किया कि वो उसे मुल्क सिस्तान ले जाए, तो वो अपने बाप से कहकर उसे बेशुमार इनामात दिलाएगी और अपनी तरफ से भी उसे बहुत सा इनाम देगी। ये सुनते ही उमरू की आंखें हीरो की माने चमकने लगी। उमरू इस सारी मुहिम में वाकई पुरस्कार बना रहा था, और ये उसका पुरस्कार ही था जो इस कदर खतरनाक, जालिम और चालाक सब्ज मलका और उसके बेटे को हलाक करने में कामयाब हो गया। वरना उसका हलाक करने के लिए उसे ना जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, और फिर वो एक उड़न कालीन पर शहजादी नील रंग को लेकर मुल्क सिस्तान रवाना हो गया। खत्म शुद्ध।